नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तमाम कंपनियों के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस बीच एक ऐसी कंपनी है जिसने शानदार नंबर्स दिए हैं। हम बात कर रहे हैं स्पंदना स्फूर्ति की। अगर आप इन नंबर्स पर गौर करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो डबल हो गया है। वहीं रेवेन्यू की बात की जाए तो पिछले 106% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर दर्ज की गई है। लोन डिस्बर्समेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी इस मोर्चे पर शानदार 81% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो चलिए इन शानदार नंबर के पीछे की कहानी को समझते हैं। कौन सी अभी चिंताएं हैं कंपनी के लिए, आने वाले क्वार्टर्स की क्या तैयारी है और किस तरह का मोमेंटम देखने को आगे मिल सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद स्पंदना स्फूर्ति के एमडी और सीईओ शलभ सक्सेना जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके शानदार नंबर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, अब मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक जेनरिक और बेसिक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए। सर, ये बताइए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। तो हम लोग एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री तकरीबन 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया में। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज है जो ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क में काम करती है। तकरीबन 206 207 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं कंट्री में, जिसमें बड़ी यानी कि 2000 3000 से ज्यादा की करीबन तकरीबन 12 से 15 कंपनियां होंगी। तो जो फॉलो करते हैं वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल फॉलो करते हैं। और हमारे कस्टमर जो हैं वो सिर्फ विमेन हैं, यानी कि हम सिर्फ विमेन्स को यानी कि औरतों को लोन देते हैं। 100% कस्टमर हमारे जो माइक्रो फाइनेंस के होंगे वो विमेन बोरोवर्स होती हैं, क्योंकि जनरली देखा गया है और एक्सपीरियंस भी है कि जो क्रेडिट कल्चर होता है वो विमेन्स में काफी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। विमेन्स अगर लोन लेती हैं तो चुकाती हैं उसको टाइम पे। एट अ इंडस्ट्री लेवल मुझे अगर आपके व्यूअर्स को बताना हो तो ऑलमोस्ट हमारा रीपेमेंट रेट 98% के ऊपर होता है। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के थे, उन्होंने इसको कंसीव किया था काफी सालों पहले, और फिर उसको इंडिया में उसको स्केल अप करके बड़ा किया गया है। तो जी हम सबसे पहले तो सिर्फ विमेन को लोन देते हैं, और दूसरा हम इनकम जनरेशन के लिए लोन देते हैं। हम कंजम्पशन लोन नहीं देते, यानी कि जी टीवी फ्रिज लेने के लिए लोन नहीं देंगे। हम उनको उनका जो काम है, किसी की चाय की दुकान है, किसी की किराने की दुकान है, किसी की छोटी सी फार्मास्यूटिकल स्टोर होगा, उसको जी उसमें हेल्प करने के लिए उनको हम देते हैं लोन। जी सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जी हाँ। आपका ये शानदार प्रयास है सर। मेरा जी हाँ। अगला सवाल आपसे रहेगा, रिजल्ट्स की बात करते हैं। आपका जो प्रॉफिट है वो 127% बढ़ा है, यानी कि लगभग डबल हो गया है। इसके पीछे के लॉजिक समझाइए सर, क्या कारण है इस बढ़ोतरी के। तो एक बात समझनी चाहिए, ये इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। पिछले साल हम लोगों ने, क्योंकि कोविड के चलते काफी सारी कंपनियों को नुकसान हुआ था, तो हमने लॉस Q1 में हमने एक राइट ऑफ किया था ऑलमोस्ट 700 करोड़ का। इसीलिए ये हमेशा ये कॉन्टेक्सचुअल है। इंडिपेंडेंटली अच्छा है वो मैं मानता हूं, लेकिन लास्ट ईयर क्योंकि हम वो राइट ऑफ के बाद बाहर निकले थे, तो इसीलिए थोड़ा सा एक बेस इफेक्ट भी है जिसकी वजह से आ रहा है। ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम जो जिस तबके को डील करते हैं, हम बॉटम ऑफ द पिरामिड को लोन देते हैं। हम 90% रूरल हैं, यानी जो जी इंडिया का जो भारत है वहां पर लोन देते हैं। तो वो अगर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि कलेक्शन एफिशिएंसी यानी कि रीपेमेंट रेट्स बहुत हाई होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये मॉडल एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको आ गया तो ये अच्छा मॉडल है। इसलिए जो आपने जो प्रॉफिट की बात करी, इट इज एन आउटकम ऑफ हाउ यू डू बिजनेस एंड वेयर यू डू बिजनेस। जी। लास्ट लास्ट स्टेप माइल्स जो आप बात करते हैं और उसी का हमें ये असर देखने को मिल रहा है। ठीक है सर। जी हाँ। अच्छा, अब इसका मेरा अगला सवाल है कि इस क्वार्टर की बात किया तो एयूएम और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे रहे हैं, जरा अगर आप खुल के विस्तार से बता पाएँ। जी हाँ। तो हमने क्वार्टर को एंड किया 9784 करोड़, 9784 करोड़, यानी कि 10,000 में थोड़े से कम है हम। वो इस क्वार्टर में हम पार कर जाएंगे। तो ये एयूएम, जैसा कि मैंने कहा, ये जो भारत है, जो इंडिया का, इसमें क्रेडिट डिमांड बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जो ये कस्टमर्स होते हैं, ये बैंकों में हमारा लास्ट माइल डिलीवरी हम सर्विस देते हैं। हमारे कस्टमर कभी बैंक पे नहीं जाते, उनके पास एक तो अनसिक्योर्ड लोन है, कोलैटरल फ्री लोन है। तो इसीलिए हम अगर उनको केटर करते हैं तो ये एयूएम क्वालिटी ग्रोथ आपको डिलीवर कर सकता है ये मॉडल। जी जहां तक कि जीएनपीए का सवाल है, जीएनपीए हमारा एक्चुअली घटा है। Q1 में हमारा जीएनपीए था 1.64 करोड़, सॉरी 1.64%।
इस क्वार्टर में अब हमने एक 1.4% रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आपने इसको संयम से, मेच्योरिटी से और बैलेंस से चलाया। जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि उससे पहले मैं कुछ डाटा दिखाना चाहूँगा जो हमारी टीम ने तैयार किया है। उस जी डाटा की अगर बात की जाए तो कि हम लोगों ने वाईटीडी ईयर टू डेट के हिसाब से सर बनाया है, और आपके जो कंपनी का स्टॉक रहा है उसकी परफॉर्मेंस को हम लोगों ने यहाँ पर दर्शाया है। तो मैं अपनी टीम से कहूँगा एक बार वो फ्लैश करें ताकि हम लोग और क्लैरिटी से सर से सवाल पूछ पाएँ और हमारे व्यूअर्स भी उस चीज़ को समझ पाएँ। ये देखिए सर, हमने बेसिकली ये देखिए वाईटीडी की बात की जाए तो 50% तक का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। वहीं 3 साल की 1 साल की बात करें तो 43%, 3 साल भी 18%। अगर हमने इसको बीएससी से और फाइनेंस से और बीएससी स्मॉल कैप से हमने इसका कंपैरिजन किया तो इस हिसाब से आपके स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से समझना चाहूँगा क्योंकि आपकी जो स्टॉक है कंपनी का, उसकी जो ग्रोथ है इस फाइनेंशियल ईयर से जो शुरुआत हुई है उसमें बहुत शानदार रही है। इसके पीछे के कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें मजबूती लेके आ रहे हैं लगातार? देखिए, ऐसा है कि ये शेयर प्राइस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। जी। हमारा कंट्रोल में है क्योंकि शेयर प्राइस इज अ फैक्टर ऑफ योर परफॉर्मेंस प्लस सेंटिमेंट। जी। ये दोनों चीजें मिलके ये बनता है जो भी नंबर है। जहां तक जी। हमारा सवाल है, जी। हम मैनेजमेंट है कंपनी के, हमारा काम है सही लोन देना, हमारा जी। काम है क्वालिटी ग्रोथ, हमारा जी। काम है डिसबर्समेंट करना, और हमारा जी। काम है जो हमारा कस्टमर है वहां तक इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल वे आप जी। उनको लोन पहुंचाएं। तो जी। हमने आपने सवाल पूछा कि हमारा ईयर एंड का क्या रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा पोर्टफोलियो 9,784 करोड़ पर अभी है। जी। अभी 2 क्वार्टर, बड़े बड़े क्वार्टर बचे हैं। हमारा अंदेशा है, हमारा ऐसा मानना है कि मार्च एंड, इस साल के अंत तक हम लोग रफली 12,000 करोड़ के एयूएम पर पहुंच जाएंगे। जी। रफली हमारा कस्टमर बेस अभी 27 लाख है, हमारा कस्टमर बेस 2.7 मिलियन। हम ईयर एंड तक 30 लाख 31 लाख के करीब हम लोग होने चाहिए। तो ठीक। हमारा हम स्ट्रेट आंसर, विदाउट गिविंग अ स्ट्रेट आंसर ऑन योर शेयर प्राइस मूवमेंट, बिकॉज शेयर प्राइस मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में जी। परफॉर्मेंस है, वो हम करते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये बस बताने के लिए होता है कि व्यूअर्स को कि कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं तो उस हिसाब से या स्टॉक का मूवमेंट भी देखने को मिलता है। अब मेरा या अगला सवाल है क्योंकि आप ने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की है। अब मैं ये समझना चाहूँगा कि एक माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी होती है उसका बिज़नेस मॉडल से थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस है तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह की चीज़ें देखी जाती है, और ऊपर से आरबीआई गवर्नर ने भी अनसिक्योर्ड लैंडिंग को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर करी है। मौजूदा वक्त में आपकी क्या कंसर्न है? तो दो चीजें हैं माइक। एक, अनसिक्योर्ड जो लोन का जो पाई है वो बहुत बड़ा जी। है, सिर्फ माइक्रो जी। फाइनेंस नहीं है, बहुत सारा। जी। माने अर्बन एरियाज में भी बहुत सारा क्रेडिट कार्ड पे लोन्स होते हैं, जी। फिनटेक कंपनियां लोन दे रही हैं, वगैरह वगैरह। जहां तक हमारा सवाल है, हमारा सवाल है कि हम छोटे लोन देते हैं। हमारा स्टार्ट होता है 30,000 से और हम मैक्सिमम जाते हैं 75-80 हजार तक, उसके ऊपर हम जाते नहीं है। और वो एक बार में नहीं देते, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देते हैं। तो हमारा, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है और ये एक सोशल अंडरराइटिंग होती है हमारे कस्टमर्स की तरफ से, और ये महंगा मॉडल है क्योंकि फिजिकली हमें ऑलमोस्ट 8-9 हजार लोग हमारे फील्ड पर हैं आज की तारीख में, जो ये हमारे इस मॉडल को लास्ट माइल तक पहुंचा रहे हैं। तो जी। हम भी ख्याल रखते हैं कि पोर्टफोलियो की क्वालिटी बहुत बहुत चुस्त हो, बिकॉज पोर्टफोलियो क्वालिटी अगर खराब हुई तो नुकसान कंपनी का ही होना है। तो जी। सो दैट इज व्हाट इट इज। हमारी बोरोइंग बैंक से होती है, हमारी बोरोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होती है, तो हमें उनको भी चुकाना होता है। सो वी बोरो टू लेंड, दैट्स हाउ द होल मॉडल वर्क्स। बट ब्रॉडली स्पीकिंग, क्योंकि डिमांड स्ट्रांग है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा आपको और आपके व्यूअर्स को, ये जो हमारा कस्टमर होता है, जैसा कि मैंने कहा 100% विमेन होते हैं, ये इनके इंटेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं होता, इनकी नीयत में कभी खोट नहीं होगी। अगर कभी मजबूरी आ गई, क्योंकि ये गरीब तबके से होते हैं, इनके पास के 1.5 महीना 2 महीने की सेविंग्स होती है, उससे ज्यादा होती जी। नहीं है। तो अगर कभी मुश्किल में आए और अगर घर में पैसे ही नहीं है, तो जी। आपको मिलने में तकलीफ आएगी। आपको अदरवाइज इंटेंट में कभी प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। आपका ठीक है लास्ट सर। एक और सवाल आपने जो पूछा कि क्या, व्हाट इज कीपिंग अस ऑन द टोज, या क्या व्हाट इज कीपिंग अस अवे। बहुत जरूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबली लेंड करें। जी। अगर किसी को 30,000 ही चाहिए तो आप उसको 30,000 का ही लोन दीजिए, या बल्कि 27-28 हजार का या 25,000 का दीजिए। आप अगर उसको 50-60 हजार का दे के आएंगे तो वो थोड़ा सा है ना, मिसडायरेक्टेड हो जाते हैं कस्टमर्स। हालांकि कस्टमर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ब्रॉडली
एज अ रिस्पॉन्सिबल लेंडर आपको थोड़ा कस्टमर की जांच, उनसे थोड़ा सा डिस्कशन करके क्या जरूरत है, क्यों चाहिए, और उसके हिसाब से एक थोड़ा सा अगर आप डायलॉग और कॉन्वर्सेशन करके अगर आप लेंडिंग करेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर प्लेस एज अ फाइनेंसर। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से समझाया, क्योंकि अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे भी बात की जाए तो गांव में क्या होता है कि जिसको कर्ज की ज़रूरत होती है वो साहूकार के पास भागता है। जी हाँ, लेकिन जी जिस हाँ। तरह का आपका मॉडल है कि उनको कम ब्याज दर पे साफ तौर पे फ़ायदा मिलता है, जो कंपैरेटिवली उससे बेटर है। अब मैं सर, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आप रीफाइनेंस करते हैं लोन को, और साथ ही कंज्यूमर मतलब एक बार किसी ने लोन चुका दिया तो उसके बाद उसको अगला लोन मिलता है, यही सिस्टम होता है? हाँ, तो रीफाइनेंस, आपके दो क्वेश्चन है। रीफाइनेंस हम करते नहीं है। हम अगर कस्टमर ने हमसे लोन लिया है, अगर उन्होंने लोन लिया है हमसे, अगर सपोज 12 महीने के लिए लिया है, तो 9 महीने के बाद वो एलिजिबल हो जाती हैं एक नए लोन के लिए जो थोड़ा सा बड़ा होगा जो पिछले वाले लोन से। ऐसे ही जी अगर 24 महीने का, हम मैक्सिमम 24 महीने तक लोन देते हैं, 24 महीने का अगर उन्होंने लोन लिया है तो हम 18 महीने के बाद वो एलिजिबल हो जाती है, पर उनको पुराना वाला लोन चुकाना होगा। जी। पुराना लोन चुका देती है क्योंकि बहुत छोटा सा बचा होता है, और फिर एक नया बड़ा लोन लेती है। तो वो दैट इज द मॉडल दैट वी प्रैक्टिस, और कई कस्टमर्स हमारे पास 6 6 7 7 10 10 साल तक जुड़ी हुई है। ठीक है सर। अच्छा सर, विज़न 2025 के टारगेट्स जो आपने तय किए, वहाँ पर क्या स्थिति है? आपके साथ में दूसरा सवाल भी मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा कि एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? अभी ऑर्गेनिक प्ले करेंगे या फिर आगे चल के हम एक्विजिशंस भी देख सकते हैं? तो माइक्रो फाइनेंस में ऐसा है कि एक्विजिशन का कोई खास रोल होता नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास, अगर इफ यू हैव द कैपिटल, यू कैन एक्चुअली ओपन अ ब्रांच एंड डिप्लॉय। 6 महीने लगते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा करने में, जी, तो जी। उसको आपको प्रीमियम देने की कोई जरूरत ब्रॉडली होनी नहीं चाहिए, अनलेस कि कोई और इरेगुलर चीज हो तो। अगर कोई और बात हो तो बात अलग है, बट अदरवाइज आप अपना खुद ही का डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा कर सकते हैं। तो जहां तक हमारा सवाल है, माइक्रो फाइनेंस के अलावा हमने दो बिजनेसेस और नए शुरू किए हैं, जी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और लोन्स टू शॉपकीपर्स एंड रिटेलर्स। ये नॉन माइक्रो फाइनेंस है, माने इसमें हम सिर्फ लेडीज को नहीं, हम अगर लेडी हैं तो वो इंसिडेंटल है, बट अदरवाइज जी। हम रेगुलर शॉपकीपर्स को, और अगर जिसका घर है, अगर उनको कैश चाहिए, अगर उनको लोन चाहिए, तो हम लोन जी। अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं। तो ठीक। ये दोनों बिजनेस हम बढ़ा रहे हैं। 15 विजन 25 की आपने बात करी। विजन 25 आज से 1.5 साल पहले हमने सब लोगों को प्रेजेंट किया था। जी। 3 साल का प्लान था वो, अभी भी 1.5 साल बचे हैं। जी। उस प्लान के हिसाब से FY 25 यानी अगले साल के एंड तक, FY 25 एग्जिट 25 में हमारा माइक्रो फाइनेंस का AUM होना चाहिए 15,000 करोड़। और ये जो दो बिजनेसेस हैं ये हजार हजार, मतलब टोटल 2,000 करोड़ और ऐड करेंगे 15,000 के ऊपर। तो हमारी कंपनी स्पंदना स्फूर्ति FY 25 के एंड तक 17,000 करोड़ की कंपनी रहेगी, बनेगी। जी सर, आपने बहुत क्लैरिटी से समझाई एक एक चीज़, दो नए बिजनेस का भी जिक्र किया। हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर, आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह के नंबर्स की आप जो है वो उम्मीद कर रहे हैं? तो जैसे कि मैंने कहा था कि अभी हम 10,000 के करीब हैं और 2 क्वार्टर बड़े पड़े हुए हैं हमारे पास। ये साल एंड करेंगे हम 12,000 करोड़ पे, जी। 12,000 करोड़ पे हम, हमारा AUM खत्म होगा। दोनों साल यानी कि ये क्वार्टर में, Q3 और Q4 में रफली 6,000 से 6,500 करोड़ का डिसबर्समेंट अगर हमने करा तो हम 12,000 पे पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपने रिजल्ट्स देखे थे, हमने 2,500 करोड़ पिछले क्वार्टर में किया था, तो 3,000 3,500 के बीच में दोनों क्वार्टर में ईच करना है हमें। वो गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, और जो नई स्टेट्स हमने शुरू करी हैं, 7 स्टेट्स हैं जिसमें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु प्रोमिनेंट हैं। यहाँ पर हम ग्रो करेंगे और उस तरह से हम कंपनी को आगे लेके जाएंगे। ठीक है सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे स्पंदना स्फूर्ति के MD और CEO शलभ सक्सेना को, जिनसे हमने काफ़ी तरह के सवाल पूछे, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत शानदार थे। तो ऐसे में एक निवेशक के तौर पर, एक व्यूअर के तौर पर समझना ज़रूरी था कि कंपनी ने इस ग्रोथ को कैसे हासिल किया। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।